अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बजट 2025 के बारे में। एक ऐसे वक्त पर जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम रह चुका है। पाकिस्तान का बजट डेफिसिट अब हमारे जीडीपी का 1.2% बन चुका है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अब डेट सर्विसिंग में चला गया है और डेवलपमेंट स्पेंडिंग में काफ़ी कम। इसकी वजह क्या है? बजट दरअसल एक फिस्कल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेस्ट बन चुका है। और इस पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खाकान नजीब, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। Mariam, good to be in your program. थैंक यू। तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट विद अ लुक बैक एट द प्रीवियस बजट। आपके मुताबिक हम इस वक्त किस पोजीशन में खड़े हुए हैं? So मरियम, अगर मैं बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूं तो ये है कि पाकिस्तान आज से 1.5 साल पहले एक जगह पे खड़ा था जहां पे जब IMF की इंगेजमेंट नहीं हुई थी तो हम अपने रिजर्व्स में $3.5 अरब पे खड़े हुए थे। इन्फ्लेशन वाज रनिंग हाई डबल डिजिट्स, 25, 28, 30% पे इन्फ्लेशन ऑन दी एवरेज रन कर रही थी सालाना की बुनियादों पर, और एक बैरूनी खसारा ऐसा था जो संभल नहीं रहा था। वहां से आज तक का सफर एंड अलोंग विद द बजट ये रहा है कि पाकिस्तान में इस साल इन्फ्लेशन 5 से 7% रहने की उम्मीद है। बैरूनी खसारा जो कि सरप्लस में आ गया है, और उम्मीद करता हूं मैं कि नियर सरप्लस, थोड़ी सी $1 बिलियन की सरप्लस, $500 मिलियन की सरप्लस पे जून में खत्म हो जाएगा। जो हमारा मालियाती खसारा है, जो बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, वो 8% के करीब रन कर रहा था, वो कहीं 6-6.25% पे खत्म होगा। इसका आसान मतलब क्या है? जो हुकूमत खर्च करती है और जो हुकूमत कमाती है, उसमें वो 8% का खसारा कर रही थी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये बहुत बड़ा खसारा था। हमें ऑन दी एवरेज जाना है 3.5-4% पे, तो उसका सफर एक शुरू किया। IMF इंगेजमेंट इस सब चीज का महवर है। और आई बीन अ प्रोपोनेंट कि जब इतनी मुश्किल किसी भी मुल्क पे आती है तो ये जो आर्किटेक्चर है दुनिया का, वो ये कहता है कि आप डॉक्टर ऑफ द ICU IMF के पास जाते हैं। पर जो मुल्क 24वीं बार IMF के दर पे खड़ा हो, विच इज पाकिस्तान, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपने मुल्क को स्ट्रक्चरली इतना सही नहीं किया कि आप इस IMF बार बार जाने से निकल जाएं। और वो मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि हमें एक ट्रेडमिल की आदत हो गई है IMF की। हम हर दफा खर्च करते हैं ज्यादा अपनी सकत से, खसारा बढ़ता है जो हमारा मालियाती होता है, फिर वो करंट अकाउंट को यानी कि एक्सटर्नल खसारे को बढ़ाता है, 19-20 अरब डॉलर तक वो पहुंच जाता है, और हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आता है। हम IMF के पास जाते हैं। IMF ने रिसेसिटेट किया है एक तरह से। जो लास्ट ईयर का बजट है उसमें जनरली वी हैव डन वेल। हमने सब्सिडीज को भी कर्टेल किया है, हमने खर्चों को कुछ रोकने की कोशिश की है। मतलब PSDP पहले 1400 अरब से शुरू किया, फिर 1100 अरब पे आए, अभी तक खर्च हुआ है पहले 9 माह में 413 अरब। सो और 150-200 अरब खर्च करके 600-650 अरब पे खर्च हो जाएगा। कुछ पैसे बच गए हैं। चूंकि इन्फ्लेशन बड़ी नीचे आई ना मरियम, तो उससे क्या होता है? उससे होता है कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होती है। बोरोइंग कॉस्ट 22% थी, वो 11% पे आ गई। सबसे बड़ी बोरोअर कौन है पाकिस्तान में? वो हुकूमत है पाकिस्तान की, यानी कि स्टेट है पाकिस्तान की, कोई मैं पर्टिकुलर हुकूमत को नहीं कह रहा। तो उन्होंने 9,700 अरब देना था डेट सर्विसिंग में, जिसका मतलब है कर्जों की वापसी में, मार्कअप में, वो कम होके कहीं रह जाएगा 8,600 अरब। तो उधर कुछ आपको स्पेस मिली है। सो ये ओवरऑल देखते हुए एक सबसे बड़ी चीज जो फंड के साथ एग्री की थी कि जो डेट सर्विसिंग को निकाल कर हम अपने जो सरप्लस रखेंगे, जो खसारा और आना था, उसकी बजाय हम एक सरप्लस में चले जाएंगे। वो भी उम्मीद है कि इस दफा 1.5-2% के इर्द गिर्द जो है वो हो जाएगा। ये एक ओवरऑल जायजा है। इसने, मैं आखिर में इस सवाल के ये कहूंगा, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी है, एक वक्त दे दिया है। ये एंड ऑल नहीं है कि आप अपने आप को उस्तवार करें उस राह पर कि आपको बार बार IMF के दर पे, ICU के डॉक्टर के दर पे ना जाना पड़े। ये सबसे आसान है। लोगों के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया है कि जिस तरह चीजें 29 और 24% बढ़ी थी पिछले 2 साल में, इस साल 7% बढ़ेंगी। तो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो उतनी कमजोर नहीं होगी जैसे पहले हुई थी। और रुपया स्टेबल हुआ है। तो जो बाहर से हमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी ना, तेल महंगा हो जाता बहुत, इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो जाती, इंपोर्टेड मशीनरी महंगी हो जाती, एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो महंगी हो जाती,
वो महंगी नहीं हुई, रुपया 280 के इर्द गिर्द स्टेबल हो गया है। ये है एक जिसे कहेंगे कुल्ली जायजा ऑफ वेयर द इकोनॉमी stands today, how it's played out over the year and a half, but we in the fundamental aspects we have not done that well. थैंक यू सो मच। आपने मेंशन किया था कि पिछले 20 या 30 सालों से हम आईएमएफ के पास बार बार जाते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? व्हाई आर वी अनएबल टू पिन पॉइंट द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ऑन अ ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड? So, Mariam, that's the most important question, and it's the right time to ask that question. And the reason is कि अब मैंने आपके ही अखबार में डॉन में एक आर्टिकल रिसेंटली लिखा था, उसका जो टाइटल है वो है ब्रीदिंग स्पेस। सो आप आईएमएफ के पास जाते हैं ये सोच के कि शायद वो आपकी सर्जरी कर देगा, वो सर्जरी का डॉक्टर नहीं है। मैं इसलिए ये टर्म्स यूज करता हूँ, माय फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं बहुत टर्म्स यूज करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझ आए। आप आईसीयू में थे, वो आईसीयू को रिसेसिटेट करने का पेशेंट को डॉक्टर है। उसने आपका मालियाती खसारा संभाला। कैसे संभाला? पिछले साल आपने टैक्सेस की शरह में बहुत इजाफा किया। आप 9,400 अरब से जो सफर है 12,300 अरब का जो इस साल कलेक्ट होने हैं, इसका मतलब है नियरली 38% मरियम की सैलरी पे टैक्स बहुत बढ़ा। एग्रीकल्चर वाले पे टैक्स लगाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, बट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स बहुत बढ़ा। सुपर टैक्स 10% का लगा, यानी कि 45% के करीब मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स चला गया। नॉन सैलरीड पे टैक्स बहुत बढ़ा। रिटेल और होलसेल पे लगाने की कोशिश की पर नहीं कामयाब हो सके। रियल एस्टेट पे कलेक्ट करने के लिए ट्रांजैक्शनल टैक्स लगाया, बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। पर वो जो 2-3 सेक्टर्स हैं जो टैक्स नेट में है, उन्होंने बड़ी सैक्रिफाइस दी है यहां तक पहुंचने के लिए। ये आपको एक स्पेस मिल गई है, बट इस स्पेस को अब यूटिलाइज क्या करना है? अब टैक्स के निजाम में ही देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग नॉन सैलरीड, सैलरीड पे तो टैक्स लगाया, इससे पाकिस्तान से एग्जोडस पैसे का भी होता है, लोगों का भी होता है, और वो तो नंबर्स में दिखाई दे रहा है। किन नंबर्स में? 8-8.5 लाख बंदा सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा पाकिस्तान कि खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऐसे हालात में खराबी है। आपने अगर उससे कहा कि हम इतना हाई टैक्स ब्रैकेट यूरोप वाला लेंगे, तो मिडल ईस्ट में तो कोई टैक्स नहीं है। आपने एक सैक्रिफाइस दी है। अब आपको वक्त मिल गया है कि आप टैक्स के निजाम को, पिछले एक साल में आपने कहा हम ताजिर दो स्कीम से 50 अरब लाएंगे, नहीं ला सके ना, तो आप वो काम फिर फंडामेंटल नहीं कर सके कि आप टैक्स के निजाम को हॉरिजॉन्टली इक्विटेबल कर दें, कि मरियम का टैक्स, डॉक्टर खाकान का टैक्स, एग्रीकल्चर वाले का टैक्स सब बराबर कर दें। जुलाई में हमने फंड के साथ जब सितंबर में क्लोज किया प्रोग्राम, तो हमने कहा था कि हम 1 जनवरी से इजरा कर देंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। अब हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जुलाई में इजरा कर देंगे इसका। बिकॉज ये आप फंडामेंटल काम नहीं कर पाते, आगे चलिए। इसी तरह रिटेलर और होलसेलर की 50 अरब की बात हुई। अब आ जाइए आप पूरे निजाम पे। आईएमएफ के पास आप एक तो इसलिए जाते हैं कि आप मालियाती खसारा जब करते हैं तो वो आपका जो बैरूनी खसारा है ना, बिकॉज हुकूमत खर्च कर रही होती है, कमा नहीं रही होती, बोरो कर रही होती है, जो आपका बैरूनी खसारा है उसकी बड़ी कॉरलेशन यानी कि बड़ी मुताबिकत रखता है वो आपके फिजिकल यानी कि मालियाती खसारे से जो आप रन करें। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो भी हुकूमत ऑफ द टाइम आती है वो कहती है कि मैंने लोगों के वेलफेयर के लिए नौकरियां क्रिएट करनी है, तो वो टिका कर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फिजिकल यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, बैंकों से पैसे दिलवाती है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे रिलाई करती है। तो आपकी इकोनॉमी में जो 5-6% बढ़ने की सकत है वो नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ। व्हाट डज दैट मीन? सर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रोथ ट्रैप के बारे में? सो स्पेसिफिकली द आइडिया दैट पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो और बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज पॉइंट बिकॉज वंस वी डू दैट स्पेल्स डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। इस कॉन्सेप्ट को आप मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड व्हाई ग्रोथ कैन एक्चुअली बी बैड फॉर अस? So where countries like China have grown, where countries like Vietnam, Malaysia, South Korea, ये जो सारा लोगों ने पावर्टी में से निकाला है अपने लोगों को अथॉरिटीज ने, उसका एक ही मिरेकल है मरियम, और वो है कि ग्रोथ रेट आप कहीं 7-8% पे ले जाते हैं, आपकी जॉब क्रिएशन 2 to 3 मिलियन जॉब्स होती है, और आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, आप
हाई एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनते हैं और आप दुनिया को बेच के चीज़ें अपना एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ाते हैं। और इसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इन सब ममालिक ने 30, 35, 40% ऑफ जीडीपी पे रखा और अपनी सेविंग्स को चैनलाइज किया इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और उन प्रोडक्टिव सेक्टर्स की जो सलाहियत है, यानी कि एग्रीकल्चर की जो सलाहियत है, यील्ड्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी है, वो उसको बढ़ाया, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया ताकि 4 की बजाय 2 लोगों से काम हो रहा हो और आप दुनिया में कंपेटिटिव हो जाएं, कॉस्ट्स भी और इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग दैट यू डू। ये है एक चेन जो ईस्ट एशिया ने कंप्लीट करके दुनिया को चीजें बेची। अब आप आ जाइए पाकिस्तान पर। आपने पाकिस्तान में शुरू करें कि एक एनर्जी सेक्टर है वो सरकार में रखा और उसको कमर्शियली ओरिएंट भी नहीं किया, इवन सरकार में रख के नॉन कंपेटिटिव रखा और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिससे जो बिजली की कीमत थी वो खित्ते में और कंपेटिटर्स के साथ कंपेटिटिव नहीं रही और एफिशिएंसी भी नीचे चली गई। सो ये नंबर 1 चीज है। सो अगर ग्रोथ को ठीक करना है तो जो सबसे पहली चीज आपने ठीक करनी है वो ये है कि एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ करनी है। अब हम इसको करने में डिस्कोर्स पिछले 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हम कामयाब नहीं हुए पॉलिसी लेवल पे भी, ऑपरेशन लेवल पे भी और रेगुलेटरी लेवल पे। दुनिया ने बड़ी तरक्की की अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने में ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आए। नंबर 2, दुनिया ने आसानियां पैदा की कि आप रेगुलेटरी अप्रूवल्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड क्लोज अ बिजनेस बहुत आसान कर दें ताकि एनवायरनमेंट ऐसा हो। और अब तो चूंकि सब कुछ नेट पे ही हो जाता है तो आप बैठ कर ये सारे काम कर सके। हम आज तक बहुत ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी और वो इकोनॉमी जिसको हम एफिशिएंट करने की बजाय यानी कि ट्रांजैक्शंस में फंसाई रखें। और किस में फंसाई रखें हम, ये जो कॉस्ट है, जो टीदिंग इश्यूज हैं, वही हमारा जो बिजनेसमैन है उसमें फंसा रहे ताकि वो निकल कर कभी इनोवेट ना कर सके, कभी वो एंटरप्रेन्योरियल चीजें ना बना सके, वो दुनिया का पार्ट इसलिए ना बन सके कि वो 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान को ही बेचता रहे बिकॉज उसको इंसेंटिव ही नहीं दिया कि वो इन्वेस्ट करे इनटू इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना तो बहुत मुश्किल था पर अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, उसको डीरेगुलेटेड रखा, इसको हाईली रेगुलेटेड रखा। सो एक तो ये काम अब होने वाला है कि एक डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी है। यानी कि मैं कहता हूं हमने वॉशिंगटन कंसेंसस की 3 चीजें थी जो इंडिया ने 1990-91 में की, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन। और अभी तक पाकिस्तान ने नहीं कर पाए। बिल्कुल। सो इस वजह से, और आखिरी वजह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो पैदावारी सलाहियत है इकोनॉमी की, इसका आसान मतलब यह है कि 1+1 2 नहीं होना चाहिए। 1+1 3 करने के लिए आपको जो फैक्टर दरकार है टू गेट देयर, बिसाइड्स जस्ट पुटिंग इन नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको उस मिक्स को कैसे करना है कि वो जो यील्ड है वो बेहतर हो, जो मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी है वो 1+1 3 पे जाए, आसान लफ्जों में। और चूंकि आपका लेबर इतना पढ़ा लिखा नहीं है और आपने उसकी वो टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं की तो पैदावारी सलाहियत भी बेहतर नहीं हुई। एक मिसाल एग्रीकल्चर की, हम कहते हैं ना हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, 1/3 सलाहियत है हमारी कई जगहों पे इन 5 मेन प्रोडक्ट्स, जो आपकी 5 मेन स्टेपल क्रॉप्स हैं, कंपेयर टू द वर्ल्ड बेस्ट। यानी कि दैट इज वेयर वी स्टैंड। अगर इस चीज को ठीक करना है तो ये सारी चीजें जो हैं, और बहुत अच्छा मैक्रो स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में है, विच इज मरियम अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ग्रोथ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर जो आप डिस्क्राइब इस वक्त कर रहे हैं, वो आप इस वक्त डिस्क्राइब कर रहे हैं इज पोटेंशियल एरियाज वेयर वी कैन मेक आवर सेक्टर्स मोर प्रोडक्टिव। जो सवाल एक्चुअली था वो था कि इज excessive growth, even if we hit 7 or 8% growth inshallah in some capacity, the problem is currently right now that the minute we start crossing the 3-4% growth level in Pakistan, we immediately start seeing collapse and crashes. Because, and if you could explain that to our Nazreen,
कि इसकी वजह क्या है? Why is that once you cross certain growth threshold that Pakistan should not be aiming for those kind of thresholds to begin with? जी, इसीलिए अभी जो स्टेबलाइजेशन का जी फेज है उससे निकलने नहीं देगा आपको आईएमएफ, जी जब तक कि ये करेक्शंस जो मैंने आपके सामने जी रखी हैं, ये आपका असल प्रॉब्लम इस कि जब भी आप ग्रो करना इस तरह शुरू करते हैं तो आपका इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ना शुरू होता है, एग्जैक्टली बिकॉज जब लिक्विडिटी आती है और आप फॉर एग्जांपल सस्ते रेट्स पे गाड़ी खरीदना शुरू करती हैं बिकॉज अब आप बोरो कर सकती हैं, तो किट्स बढ़ना शुरू होती हैं, इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हुआ पाकिस्तान का, दो दफा यही हुआ, 2019 में भी यही हुआ था, 2013 में भी यही हुआ था। तो आप एक बैरूनी यानी कि करंट अकाउंट के खसारे में चले जाते हैं। 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा मेरे ख्याल है 2019 में खड़ा हो गया था, 2019-20 में, क्योंकि आप एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी जी हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके कम है। जब भी लोगों के पास पैसा आता है और जब भी आप फिस्कल यानी कि मालियाती जो प्रूडेंस है, कंसोलिडेशन है, जैसे अभी आपने रखी हुई है, जब आप 8% पे मालियाती खसारा कर रहे थे तो आप बाइंग कर रहे थे, हुकूमत भी बहुत बड़ी बायर बनती है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है क्योंकि ग्रोथ के लिए आप पैसे डाल रहे होते हैं इकोनॉमी में, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है और आपका खसारा करंट अकाउंट का 19 अरब पे चला जाता है डॉलर्स पे, और आपके पास 6-7-8 अरब डॉलर होते हैं, तो आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि आप उस सतह पर आ जाते हैं जबकि ये गुफ्तगू होती है कि अब आप ये खसारा फाइनेंस नहीं कर सकते, जी कोई आपको पैसे नहीं देगा, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स भी, आपको मल्टीलैटरल्स भी ये पैसे नहीं देंगे, तो आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अगर आप 2-2.5-3% की ग्रोथ पे रहते हैं तो आपकी इंपोर्ट बिल जो है वो 80-85 अरब डॉलर नहीं बल्कि 60-65 अरब डॉलर पे होता है। इसलिए वो जो आप पैसे सेव कर रहे होते हैं, आपका जो करंट अकाउंट का खसारा है वो संभल जाता है। पर इसको ठीक करने का तरीका यही है कि आप अपनी एक्सपोर्ट टू जीडीपी को थ्रू प्रोडक्टिविटी जो है वो जी बढ़ाएं। जो 9-10% का एक्सपोर्ट टू जीडीपी है, जब वो बढ़ना शुरू होगा तो आपका ये जो 20-25% का इंपोर्ट टू जीडीपी है ये आपको बॉदर नहीं करेगा। दैट अच्छा, इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बेसिकली आप कह रहे हैं आई कि थिंक इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर पाकिस्तान, आप ना फोकस करें, आप एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें। that's true. Your problem is not import to GDP. Your problem is export to GDP. पाकिस्तान की तरह के ममालिक में जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी है, अगर आप वियतनाम, मलेशिया, टर्की, इंडिया देखेंगे तो कहीं 22% से लेके 90% तक है। That's वियतनाम very high. सिर्फ एक कंपनी सैमसंग को जो साउथ कोरिया में बेस्ड है 72 अरब डॉलर के पार्ट्स भेजता है इन द फोन्स एंड इन द टेलीविजन्स दैट यू हैव एट होम। सो इसको समझिए, हम चूंकि कभी भी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन नहीं सके बिकॉज हमने पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसी चलाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। दैट्स नॉट गुड इकोनॉमिक्स। व्हाई? लेट्स से आप एक चीज अच्छी बनाते हैं, आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है वो काम करने का, आप वो काम कीजिए। अगर आप कोई चीज अच्छी नहीं बनाते और साउथ कोरिया अच्छी बनाता है तो आप साउथ कोरिया से वो इंपोर्ट कर लें। सो यू स्पेशलाइज इन व्हाट यू डू वेल एट द मिनिमम कॉस्ट एंड सेल टू द वर्ल्ड एंड लेट साउथ कोरिया सेंड यू व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम देम। हमने इसको करने की बजाय ये कोशिश की कि गाड़ियां असेंबल कर लें पाकिस्तान में, फोन असेंबल कर लें पाकिस्तान में, बाहर से पार्ट्स मंगाकर कोई कंपेटिटिव गाड़ी एक ना बनाएं जो दुनिया को बेच सकें। मरियम, आई मीन दैट शुड मेक इट वेरी वेरी क्लियर, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग। सो बाहर से गाड़ी ना मंगवानी पड़े, गलत। अगर आपने गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल ही करनी थी बाहर के पार्ट्स जोड़कर तो बेहतर था गाड़ियां मंगवा लेते, अपने इकोनॉमी को वहां पे रखते, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सर्जिकल गुड्स हो, चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर हो, उन सेक्टर्स में रखते जहां पे कंपेटिटिव एडवांटेज बनाकर दुनिया को चीजें बेच सकते थे, ना कि एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी चलाते। और वो भी किस तरह, मरियम मजे की बात है, वो किस तरह चलाते हैं। पहले एक कस्टम्स ड्यूटी होती थी पाकिस्तान में, फिर आपने कहा नहीं और प्रोटेक्शन देते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, फिर आपने कहा नहीं और प्रोटेक्शन देते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो जो इंडस्ट्री थी वो इन्फेंट की इन्फेंट ही रही, कभी भी ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं की जो असेंबली लाइन से आगे जाकर
दुनिया को बेच सके। और इसलिए इंडस्ट्रियल कंपटीशन भी नहीं आया और पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होता चला गया, क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम इतना आगे चले गए दुनिया को बेचने में कि हम फिर अपनी जो सनत है उसको क्लोज करते चले गए। कहीं 18-20% ऑफ जीडीपी था मैन्युफैक्चरिंग, आज कहीं 12-13% है। Which is इसलिए exceptionally मुल्क यहाँ आ खड़ा हुआ है। जी। What are some targeted reforms we can make for some sectors to make them more productive? So आने वाले बजट में आप क्या recommend करेंगे? तो देखिए, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप बार बार इस चैलेंज से मतलब प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस की, एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसी डिस्कस की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन डिस्कस की, अगर निकलना चाहते हैं ना, तो एक तो ये जो एक्सचेंज रेट ऑब्सेशन है पाकिस्तान का, जी। इसमें से निकल जाना चाहिए। Exchange rate is just a price of money. It is just an instrument जिसको बफर यूज करना चाहिए। अगर इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रही होती उस वक्त, और लेट से कि हमने एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती और एक्सचेंज रेट को हम उस वक्त जाने देते, इस तरह नहीं जिस तरह हम चंक्स में डीवैल्यू करते हैं। एक हम इसकी रीवैल्यूएशन जो है होने देते इन अ नॉर्मल प्रोग्रेशन, तो आपको इंपोर्ट्स जो आ रही थी वो महंगी होती, आप गाड़ी ना खरीदती। इट्स रियली दैट सिंपल। बट हमने चूंकि ये नहीं किया, एक्सपोर्ट करना आसान होता, हम ओवर वैल्यूड ना रखते एक्सचेंज रेट को, तो एक तो शुरू करें अपना प्रोसेस ऑफ थिंकिंग यहाँ से। आई थिंक दैट्स सर, आपको मोस्ट नहीं लगता कि एक्सचेंज रेट, while it used to be a very important issue, obviously मुशर्रफ के ज़माने में the exchange rate was highly controlled, फिर डार economics के ज़माने में the exchange rate was highly controlled, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि the political appetite has changed to the point where exchange rate is no longer seen as such a space to be controlled? क्या आपको लगता है कि अभी तक लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो अभी तक कह रहे हैं कि नहीं, इसको अभी तक हमें दबा के रखना चाहिए? देखिए, चूंकि अभी तो आप पिछले 1.5 साल से पहले एसबीए में और फिर ईएफएफ, ये जो 2 प्रोग्राम्स आपने आईएमएफ फैसिलिटी लेकर किए हैं रहे हैं, तो वो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी जो है has been part and parcel of it. But I want Pakistanis to believe in this कि एक्सचेंज रेट जो है वो कंट्रोल करने की बजाय अपनी पैदावारी सलाहियत इकोनॉमी की ठीक करके कंट्रोल करना जो है वो बहुत बेहतर है। कि आप दुनिया को इतना कुछ बेच रहे हो कि डॉलर्स की इतनी फरावानी हो, हार्ड करेंसी की इतनी फरावानी हो कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे। और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको भी समझना चाहिए, उनका एक कोर फंक्शन ये है कि जिस तरह की डिवैल्यूएशन होती है ना, 15% डिवैल्यू हो गया, अगले दिन डिवैल्यू हो गया। अब चूंकि आई बीन पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एट टाइम्स, एक एक दिन में जब हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। इससे क्या होता है मरियम, इससे ये होता है कि अगर मुझे पता है ना एज अ बिजनेसमैन कि जी आज से हर साल 4-5% ये नॉर्मल में डिवैल्यू होगा, देन आई कैन डू माई प्लानिंग। सो आपका जो सवाल है उसका दूसरा पार्ट ये है कि एक्सचेंज रेट क्यों मैं ऐसे चाहता हूं, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी आए मेरी प्लानिंग में। अगर मुझे यही नहीं पता कि ये चंक्स में जा रहा है, सो ये पहला काम सरकार को ये करना है कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी, और सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन है ये काम का। दूसरी बात जो आपने पूछी वो बहुत अच्छी है। देखिए ना, अब आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पर इस वक्त टैक्सेशन 29%, 10% सुपर टैक्स और 5 से 7% वेलफेयर फंड्स हैं। सो ये हो गया 45%। अब आप मुझे बता दीजिए कि फिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि ग्रो करे। सो एक तो अगर आप मुझसे अक्रॉस द बोर्ड पूछें तो बजट में ये जो सुपर टैक्स है इसको 8 या 6 या 5% पे ले आना चाहिए, और आईएमएफ को इस पे एग्री करना चाहिए, और अगले 3 साल में फ्रेमवर्क दे देना चाहिए कि इसको उड़ा देंगे। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। अच्छा, दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि अगर आप इस तरह करना शुरू करेंगे कि जो आपके ये जो सेक्टर्स हैं, अब आप किसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान आना शुरू हो जाए ताकि आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, रॉ मटेरियल सस्ता आए। नंबर 2, आपके जो इंपोर्ट स्लैब्स हैं, मेरे ख्याल है 20% का हाईएस्ट है, उसको 15% पे ले आए, और इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स सवाए कस्टम्स ड्यूटी के आरडीज और सीडीज, एसीडीज, ये इनको उड़ाना शुरू करें, और 3 साल का एक मैकेनिज्म दे दें कि 3 साल के बाद ये नहीं होंगी। So obviously, sir, these are all tax reduction policies. So तो सवाल होगा, which is where are we going to get our taxes from then? जी, तो मैं आता हूं उस पे जी। सो एक तो आप ये कर दें। सो अब मैं सिर्फ, चूंकि अभी हम
कोई और मतलब जी सैलरी जी नॉन सैलरी की बात है, अभी हम इकोनॉमी जी को जी दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। अब 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो अंडर टैक्स्ड हैं, जिनमें टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो टैक्स लागू है वो कलेक्ट नहीं होता, कोर्ट केसेस फंसे हुए हैं। ये 2 एरियाज हैं। सो वो 3 क्या है? देखिए ना, सबसे पहले मेरे ताजिर दोस्त बहन भाई जो हैं वो ये नहीं कर सकते कि वो कहें कि हमने नहीं देना टैक्स, हमने जीएसटी में भी एक तरह से उसको साइड विंग हुडविंग करके वक्त गुजारना है। तो यू हैव टू रियली कम हैवी, एंड वी एज अ स्टेट हैव फेल्ड टू डू दिस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 3 दफा टेबल पर बैठ कर लगाया और विड्रॉ कर लिया। और इसकी सो वजह इट्स क्या है? आपने कहा इंक्लूडिंग योरसेल्फ, इसकी वजह क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉलिसी इट कम्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन? सो हियर एज आई से कि पाकिस्तान का मेन मसला ये है कि हम जब पॉलिसी बनाते हैं तो हुकूमत इतनी फंसी हुई होती है इतना कुछ करने में कि जो पॉलिसी का इजरा है इट इज नॉट। एक तो पहली मैं अपनी ही ये जी खता मानता हूं कि वो इतनी, जिसे कहेंगे, देरपा नहीं होती, इतनी एफिशिएंट नहीं होती, इतनी इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। पहली तो ये गलती होती है, क्योंकि वो बजट के करीब हम कहते हैं कि हम ताजिर दोस्त कर दें, हम इतने को टैक्स नेट में ले आए, हम बिजली के मीटर यूज कर लें, मतलब बहुत सी हम इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होते हैं, बट we are not gone in with a substantively good policy which could have done this. Second ये है कि पॉलिटी पे जब प्रेशर आता है अपनी उन एलीट्स का, जिसका आपने बहुत सुना है इस मुल्क में, और ये एक पार्ट ऑफ द एलीट सिस्टम है, और वो मुल्क में इवन आपने पहले जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया, उस दौर में जी शटर डाउन हो गया था, जी और व्हेन वो जाकर वो कर रहे थे तो दे हैड टू पुल बैक। नाउ सी द इनॉर्मस प्रेशर। आई थिंक दैट टाइम हैज पास्ड वेयर वी स्टैंड टुडे। आज स्टेट ने अपनी रेट अगर डिफेंस में जो है दुनिया से मनवा ली है, तो स्टेट की रेट इसी तरह सिविल साइड पे मनवानी ऑन दी दिस सेक्टर हैज बिकम ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट, बिकॉज 50 से 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का रिटेल और होलसेल बहुत बड़ा पार्ट। और दूसरी बात जो हम हमेशा करते हैं कि आपके जो टैक्स गैप जीएसटी पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सेल्स टैक्स जो कलेक्ट होकर भी नहीं आता वो हजारों अरब में है, तो उसको ठीक कीजिए जाके, टैक्स यहां से आएगा। तीसरा टैक्स मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ना नो योर कस्टमर रखा, ना ही आपने प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना, कैपिटल गेन्स टैक्स रखा प्रॉपर्टी में। तो मरियम भी जो डॉन से कमा रही हैं वो जाकर प्रॉपर्टी में लगा रही हैं। आई डोंट वांट हर टू डू दैट, आई वांट हर टू गो एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। जी पर उसके लिए तो कंपनीज आएंगी, आईपीओज होंगे, सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स होगी। वो करने के लिए मुझे डिसइंसेंटिवाइज करना है कि मरियम शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। हमने एक ओपीएम लगाया हुआ है इस मुल्क में कि हर इंसान जो है वो प्रॉपर्टी खरीदता चाहे। हम बाहर वालों को भी यही कहते हैं कि आप पाकिस्तान में आए, हम आपके लिए सेक्टर बना देंगे। सर, ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। ये एक वो सेक्टर है जो जमीन की एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर को भी खराब कर रहा है। सिटीज ऊपर जाने की बजाय फैलती चली जा रही हैं। तो अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये जहां हम खड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूं आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। यार, जब हम ये सब चीजें अभी हमने गुफ्तगू की, अगर ठीक करना शुरू कर देंगे तो खुद ही ये ठीक हो जाएगा। बट ये तो हो गया ना टैक्सेशन। Mariam, we've had a lot of discussion on जी the taxation side. That too focused on growing the economy, not on overtaxing sectors, but actually reducing tax जी incidents where we need to reduce it. But the real conversation is कि अगर आप मुझे कहें कि Khakan, can you send me a one pager जी on a budget strategy? So my first order of business would be to say कि आप अपना expenditure reform जो है वो बजट में दिखाएं, और बड़ी स्पेस अवेलेबल है। नंबर 1, आप ये कहें कि हम टारगेटेड सब्सिडी में चले जाएंगे, हम जनरल सब्सिडी रिजीम से निकल जाएंगे, हम बिजली के निर्खों को कम नहीं करेंगे, बट अगर मरियम डिजर्व करती हैं, लो इनकम में हैं, तो हम उनको पैसे देंगे डायरेक्टली, चाहे वो बिजली खरीद लें, चाहे वो घर पे दूध खरीद लें, वो पंखा चला लें, गैस चला लें, फूड पे इन्वेस्ट, जो वो करना चाहती हैं, तालीम पे करना चाहती हैं। सो वील चेंज आवर माइंडसेट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो हम पैसे खर्च फेडरल में करते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो 17 सब्जेक्ट कानून कह रहा है, मुल्क का जो सबसे सुपीरियर कानून कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, वो प्रोविंसेस को चले गए हैं। आप उन पे अभी भी 200-300 अरब जिसे कहते हैं पीएसडीपी डेवलपमेंट में और करंट में भी खर्च करते हैं, वो नहीं करेंगे, वो प्रोविंसेस को दे देंगे, क्योंकि उनको हमने बहुत पैसे दिए हैं, तो हम ये खर्चा नहीं करेंगे।
नंबर 3, हम शेयर करेंगे उनसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। नंबर 4, हम डिफेंस भी उनसे शेयर करेंगे। मैंने आपके सामने कई चीजें तो रख दी हैं जो बहुत आसान है। जो डिफिकल्ट है, हम कौन से डिपार्टमेंट्स, अगर पीएनडी बंद कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं, तो उसका क्या खर्चा जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। जब आप मुल्क के सामने ये कहेंगे ना, हम 43 डिवीजन चला रहे हैं, क्या मुल्क को 43 डिवीजन से ही चलाया जा सकता है? इतनी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन से ही चलाया जा सकता है? अब देखें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कितनी होती है अगर हुकूमत ये कहना शुरू कर दे जो मैंने आपके सामने रखा। नंबर 2, मैं कहूंगा कि वो क्या रिफॉर्म है जो पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ कर देगा। हमने इस पे बात की है बहुत कि टैक्सेशन को मसावी कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे कम कैसे, प्रोफेशनल्स पे कम कैसे करेंगे। टैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन बट गुड फॉर ग्रोथ टैक्सेशन, the second paragraph of that paper। और थर्ड पैराग्राफ बड़ा सादा होगा कि मरियम का टैक्स, कैमरामैन का टैक्स, कंसल्टेंट का टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग का इनकम टैक्स, ये सारे टैक्सेशन, रिटेलर का टैक्स, ये सारे टैक्सेशन के निज़ाम ने एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी होगी और मुल्क इस तरह 2 साल नहीं 3 साल में मूव करेगा। और इसी तरह वर्टिकल इक्विटी होगी और वर्टिकली आप टैक्स बढ़ाएं, करोड़ से ऊपर जो कमा रहा है बहुत बढ़ाएं, क्योंकि ये वक्त है उनको सैक्रिफाइस देने का। और आखिर में उसका ये जुज होगा कि टैक्सेशन के निज़ाम को मसावी बनाने के बाद इतना सिंप्लीफाई कर दें कि मुझ जैसों को जो इतना समझते हैं, कभी कभी आप यकीन करें, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, मुझे अपने टैक्स लॉयर से कभी पूछना पड़ता है कि यार मैं टैक्स का फॉर्म ठीक भर रहा हूं। आई मीन दैट्स अ शेम, राइट? आई शुड नॉट बी एबल टू, आई शुड बी एबल टू डू दिस ऑन माय ओन। बट सो आई अंडरस्टैंड कि जो आम सारिफ है इस टैक्स निजाम का, he or she has to do this, so we make it that simple। इसको कहते हैं प्री पॉपुलेटेड टैक्स फॉर्म, जो मरियम को आ जाना चाहिए। इफ मरियम बिलीव्स कि यार ये ठीक नहीं है, या इफ मरियम बिलीव्स कि उसने गाड़ी बेच दी है, तो वो बता दे कि मैंने गाड़ी बेच दी है, मैंने ये बेच दिया, ये ले लिया, या मुझे गिफ्ट ये हो गया, ये whatever has happened। Otherwise you would say कि this seems okay, we go ahead। उस हवाले से do you think the FPR has taken the right steps in that direction पिछले 2-3 सालों में? So, all the people who work at FPR have mostly been colleagues and are still colleagues। The other day also, गपशप हो रही थी। एक तो यह कि, we need to, as I say in FPR, we need to give permanence in the kind of people we have at FPR। Long term के लिए लोगों को पोस्ट करें, पहले ठीक करें अदारे को इस तरह, और उनको फिर लॉन्ग टर्म टारगेट्स देके, विच इज अबाउट 3 years, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म में 3 साल गिनता हूं, उनको देके उनको अदारा चलाने दें। अब एफपीआर से ज्यादा जरूरी हो गया प्राल, विच इज आवर रेवेन्यू ऑटोमेशन का जो अदारा है। असल तो फेस बनना ही उसने है। थिंक इनोवेटिवली, थिंक अबाउट डिजिटलाइजेशन। व्हाट इज इट कि प्राल ने ही सारे फॉर्म भरने हैं, प्राल ने ही सारा काम करना है। एफपीआर का रोल तो आहिस्ता 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 कम होता चला जाएगा और जो डिजिटलाइज्ड सिस्टम है वो टेक ओवर करता चला जाएगा। सो वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अब ये 3 साल में करें, 5 साल में करें, जल्दी करना चाहते हैं जल्दी कर लें। सो ये, और फिर बिल्डिंग प्रोविंशियल कैपेसिटी टू टैक्स, दैट वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। चौथी चीज जो है आपका एक डेवलपमेंटल बजट है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये अब आपको इसको तब्दील करना पड़ेगा, इस रविश को भी, कि आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि जो आज की डेवलपमेंट है वो ब्रॉड बेस्ड इस तरह से है कि आपको ब्रॉडबैंड देना है, आपको सॉफ्टवेयर ऑफ द इकोनॉमी बिल्ड करना है। उस डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसका जो फ्लफ है उसमें से निकले ये नालियां, नलके, रोड्स, छोटी रोड्स बनाना, और फिर इम्पैक्ट बनाना उस पीएसडीपी का। डैम्स की हद तक तो ठीक है, बट इस चीज से निकलिए और पीएसडीपी को कॉन्सेंट्रेट करवाइए कि आप अगले 2 से 3 से 4 साल में क्या खत्म कर सकते हैं। और जो आपका काम, pause you right there, because ये पीएसडीपी का जो एक पॉइंट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लोग इस पर, ऑब्वियसली पीएसडीपी इज़ द टूल थ्रू विच वी डेवलप आवर कंट्री, लेकिन इस पर जो कंट्रोवर्सी है कि वो एक्चुअली कम होती जा रही है, लेकिन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि पीएसडीपी इन इटसेल्फ इज़ हाईली इनएफिशिएंट, in the sense that obviously money is allocated towards PSDP projects, but it takes it 20-30 years to complete them. It often goes over the budget, etc. etc. Obviously, हमें PSDP की ज़रूरत है. What in your opinion is the most efficient use of PSDP?
सो एक तो ये है कि प्लानिंग कमीशन का रोल जो है वो एक ग्रोथ कमीशन का होना चाहिए। अगर मैं हूं तो मैं उसका नाम ही तब्दील करता हूं। अच्छा। इंडिया ने तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया है क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट्स की हद तक रह गया है और जहाँ जो ग्रोथ का रोल है वो खत्म हो गया है। तो एक तो पीएसडीपी को अब चूंकि चलाना तो है तब तक जब तक कि ये जो हमारे डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, वहां तक तो मैं उसको रखूं। उसके बाद इसको निकाल कर पब्लिक सेक्टर यानी कि अपना खसारा जब कम करता है और बोरोइंग कमर्शियल बैंक से कम करता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की है 13.8% ऑफ जीडीपी। सो बजट को एम कम ये करना है कि वो जो 80% का बोरोअर है स्टेट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वो अगर 50% पे अगले 3 से 5 साल में आ जाएगा, तो बैंक्स मरियम को आके कह रहे हैं फैक्ट्री लगाइए, एग्रीकल्चर वाले को कह रहे होंगे आप ट्यूबवेल, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, R&D जो करना चाहते हैं पैसे लें हमसे, वो हमारे दर पे खड़े होंगे। सो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को जैकअप करना है ताकि ये 13.8% इन द नेक्स्ट 5 years हैज टू गो टू 20%। सो बजट को जो पांचवी चीज है यानी कि एक्सपेंडिचर गुड फॉर ग्रोथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स इक्विटी, पीएसडीपी, जो पांचवी चीज है दैट इज what is the investment framework जिसमें बजट ने प्राइवेट सेक्टर को पनपने देना है और जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो टिल बिग प्रोजेक्ट्स टिल दे आर कंप्लीटेड कॉन्सेंट्रेट करके, और जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ना 15-20% के रह गए उनसे निकल जाएं। बेशक पैसा अगर लग भी गया है तो आई थिंक दैट्स ऑल राइट, इतना हम वेस्ट कर सकते हैं, वरना जितनी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। मैं एक आपको मजे की बात बताऊं, एक होती है PC5 किया जाता है जब PC1 2 3 4 जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये कितना हुआ। आप मुझे जाकर PC5 कभी भी ढूंढ कर निकालिए, हमने कभी ये चीजें की नहीं। हमने यानी कि मीनिंगफुल जो इम्पैक्ट है ऑफ प्रोजेक्ट्स वो निकाला ही नहीं। सो पब्लिक सेक्टर across the world is never that efficient because their dollar is not coming from their pocket, it's coming from the state. But when my money is involved, you know how you and I will save on electricity and make our businesses much more efficient and go across the world to sell our products. So I think that is the budget framework. But don't you think that just infrastructure हालत पर ये मुल्क इस वक्त खड़ा हुआ है, do you think the private sector will be able to intervene as meaningfully as the public sector? So that's a truly good question, right? So I'll ask you something. Do you ever complain to anyone कि आपके फोन का बिल जो है वो ज्यादा आया है, या आपका मोबाइल है वो एफिशिएंट नहीं है, बारिंग के कभी आपको हमें बंद करना पड़ता है बिकॉज अगर कराची के हालात ऐसे हों, आपने you would have never sat in a महफिल and said कि फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया या इंटरनेट सही नहीं चल रहा। आपका ब्रॉडबैंड घर में वैसा चलता है। मैं होता हूँ कि I was in Paris, I was recently working, जो ब्रॉडबैंड स्पीड वहां पे, ब्रॉडबैंड स्पीड मेरे घर पे आती है, मेरे दफ्तर में आती है। अब आ जाइए कि ये सेक्टर कौन चला रहा है, ये हाईली प्राइवेटाइज्ड सेक्टर है, इसको हमने डीरेगुलेट भी किया हुआ है, कंपेटिटिव मार्केट है। मेरी ये कंप्लेंट जरूर होती है कि कुछ दोस्त महफिल में भी बैठ के हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और वो फोन पर लगे हुए हैं। पर दूसरे सेक्टर पे आ जाइए, एनर्जी सेक्टर को कंसिस्टेंटली पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में कोल के प्लांट्स लगाए, LNG के प्लांट्स लगाए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाई, डिस्कोस में पैसे इन्वेस्ट किए, अरब डॉलर इन्वेस्ट किए, आपको सब्सिडी दी, अरब डॉलर की दी। दिस इज हाउ वी हैव रन द एनर्जी सेक्टर। इनएफिशिएंट है। मुझे बता दीजिए इन दो सेक्टर्स को कंपेयर करके, ये तो बात आपके सामने यहाँ हो गई है ना कि इन्वेस्टमेंट भी आई है, हमें बहुत सा पैसा भी आया। जब हम ब्रॉडबैंड में बेचते हैं वेवलेंथ जाकर तो वी गेट मनी इन डॉलर्स। एक तीसरा सेक्टर है जिसमें आप बैठी हैं, लेट्स से कि मैंने ये कहा था कि नहीं पीटीवी इज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एंड पीटीवी वाज प्रोड्यूसिंग द लाइक्स ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट्स लाइक मोइन अख्तर इन पाकिस्तान, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मैंने कहा था कि नहीं, इसका लाइसेंस मैंने डॉन को भी नहीं देना और बाकी चैनल्स को भी नहीं देना, पर सिर्फ पीटीवी चलेगा। जितने कैमरामैन आपके सामने हैं, जितने प्रोड्यूसर्स आए हैं, आप जैसी जितनी एंकर्स आई हैं, 80 चैनल्स होंगे, ये हो सकता था पाकिस्तान में। सो समझिए, ये सम्राट पाकिस्तान के हैं, ये कहानी पाकिस्तान की लिखी है। स्टेट जहां पॉलिसी मेकिंग करे बहुत अच्छी करे और गलतियां ना करे, जहां अच्छी पॉलिसी मेकिंग की है, डीरेगुलेट किया है, लिबरलाइज किया है, आने दिया है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, ये पाकिस्तान की स्टोरी है। इनकम सपोर्ट में
10 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं आज, उनको एक स्टाइपेंड देते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है। सो पाकिस्तान से ही सीखिए, इसीलिए मैं मिसाल भी पाकिस्तान की दे के आपको ये पॉइंट मेक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट इनसाइट सर। बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया। A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।